सरकार मुश्किल में है, सरकार की मजबूरी है और सरकार इस मुश्किल में खुद को मजीद किसी तज़ब्ज़ुब में डालने की पोजीशन में नहीं है। सरकार चाहती है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी ऐसी परेशानी में ना पड़े जिससे खित्ते की बड़ी ताकत या उसके इत्तेहादियों के साथ तय पाने वाले मामलात पर कोई हर्फ आ सके। सरकार किसी तौर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस मौके के ऊपर कोई भी एहतजाज, रैली या धरना इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो सके। सरकार खित्ते की बड़ी ताकत रूस के बेहतरीन इत्तेहादी बेलारूस के सदर के दौरा पाकिस्तान पर कोई बड़ी बेचैनी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। और एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन पे जवाबी वार करके अमेरिका पर भी हमले की धमकी दे रहा है और अमेरिका के मुमकिना रद्द अमल पर रूस के साथ बेलारूस खड़ा दिखाई देगा, तो सरकार ऐसे मौके पर उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार गुस्से में दिखाई देती है और इस्लामाबाद की हुदूद में किसी चिड़ी को भी पर नहीं मारने की इजाजत देना चाहती, कम से कम उस वक्त तक जब तक यह दौरा मुकम्मल नहीं होता। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह का वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचे। बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह का वफ्द जब इस्लामाबाद पहुंचा तो मोहसिन नकवी साहब ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस वफ्द के अंदर बेलारूस के वजीर खारजा, वजीर तवानाई, वजीर सनत, वजीर अदलो इंसाफ, वजीर मवासलात, वजीर कुदरती वसाइल, वजीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी थे। वफ्द में बेलारूस की 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी हैं। वजीर दाखिला ने बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सिम रेजनिकोव और वजीर तवानाई से मुलाकातें की और उन्होंने इस्लामाबाद आमद पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आज आमद के मुंतजर थे और वो भी पहुंच गए। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल गर्दाना जा रहा है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का भी ख्वाह है। हमारे वजीर दाखिला ने यह कहा है कि दौरे से दोनों ममालिक के माबैन सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा और ऐसे मौके पर सरकार कुछ और कैसे बर्दाश्त कर सकती। हमारे विफाकी वजीर दाखिला ने आज ये कहा कि हुकूमत किसी सूरत धमकियों से डरने वाली नहीं है। जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद है। मौजूदा सूरत हाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को कम से कम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। गैर मुल्की मेहमानों के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन गिरफ्तार हो जाएंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि इनकी जहनीत देखें, एहतजाज करना है करें, मगर आपको पता है कि गैर मुल्की मेहमान किस वक्त आ रहे हैं, आप उसी वक्त मुतल्लिका रूट पर आकर पथराव कर रहे हैं। उन्होंने आज ये भी कहा है कि सड़कें इस मरतबा उस तरह बंद नहीं की गई जैसे पिछली मरतबा बंद की गई थी। उन्होंने कहा गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार किसी सूरत कबूल नहीं है और इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं, पंजाब में कोई रैली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मरतबा एहतजाज खत्म होगा तो लोगों को बताएंगे कि मुल्क, मईशत, अवाम और कारोबार का कितना नुकसान हुआ, ताकि लोगों को हकायक का इदराक हो और वो अपने फैसले खुद कर सके। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि शरंगेजी कोई भी फैला सकता है और हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि चंद हजार लोगों को आने दें और उन्हें शहर को चंद हफ्तों के लिए मफलूज करने दें, और एक ऑप्शन ये कि हम इस्लामाबाद की हिफाजत करें। इस तरह से डरा धमका कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। वो कोशिश करके देख लें, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उन्होंने इस मौके के ऊपर यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी हालात क्या हैं। सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के जिन लोगों की सारी तवज्जो इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर मरकूज है, काश ये लोग वहां जाकर जनाजों में शिरकत करते और वहां के मसाइल हल करते। उन्होंने कहा पंजाब में कहीं कोई रैली नहीं निकली, अगर लोग आ रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब और पाकिस्तान में मामला ठीक है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی مرتبہ احتجاج میں 100 لوگ گرفتار کیے گئے تھے تو ان میں اوسطاً 33 افغان شہری تھے. کل رات بھی ہم نے افغان شہری پکڑے ہیں, آج بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے خطرے کا تھریٹ الرٹ ہے, خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا. اور انہوں نے راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ بھی کیا. سیکیورٹی انتظامات پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے F8 ایکسچینج چوک جو انٹرچینج پروجیکٹ ہے اس کا بھی دورہ کیا اور وہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. آج ہمارے کیا نام ہے وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں ان کی کل کی گفتگو کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ اس وقت معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کس طریقے سے پہنچ رہا ہے. ہمارے وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی احتجاج کی کال سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لاک ڈاؤن اور احتجاج کے باعث ٹیکس وصولیوں میں بھی کمی ہوتی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ احتجاج کے باعث کاروبار میں رکاوٹ سے برآمدات بھی متاثر ہوتی ہیں. امن عامہ کے لیے سیکیورٹی پر بھی اضافی اخراجات آتے ہیں. آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کی بندش سے سماجی طور پہ منفی اثر پڑتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس کے مطابق احتجاج سے جی ڈی پی کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے. برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے روزانہ 3 ارب روپے کا نقصان. اور احتجاج کے باعث صوبوں کو زرعی شعبے میں روزانہ 26 ارب کا نقصان. صنعتی شعبے میں یومیہ 20 ارب روپے کا نقصان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اہم بین الاقوامی شخصیت کی آمد کے وقت ہی احتجاج کی کال کیوں دیتی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج ایک سیاسی احتجاج ہے یا ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش اور کھیل ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے اپیل کی ہے کہ خدارہ پاکستان کو اپنی اس طرح کی سیاست پر مرکوز نہ کریں, فوقیت دیں پاکستان کو, پاکستان کے عوام پہ رحم کریں, اپنی سیاست کو ملکی مفاد پہ ترجیح نہ دیں. اور خواجہ آصف صاحب نے پی ٹی آئی کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی پرتشدد احتجاج کا سخت جواب دیا جائے گا اور اسلام آباد میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. اس ولاگ میں نے صرف سرکار کی انٹینشنز واضح کرنی ہے. وزیر دفاع نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ ریاست کسی بھی غیر قانونی ہجوم کو اسلام آباد پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی. پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ریاستی اداروں پر حملے کے لیے معصوم لوگوں کا استعمال کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج سے ریاست بلیک میل نہیں ہوگی. انہوں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ جب بھی کوئی آتا ہے باہر سے مہمان تو یہ احتجاج کرنے لگتے ہیں. انہوں نے علی امین خان گنڈاپور کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے پہ توجہ دینے کی تاکید کی اور انہوں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر آپ جو ہیں وہ ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے. اطاعت تارڑ صاحب بھی بولے. انہوں نے کہا جی اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, تحریک انصاف کے رہنما رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. شہر اقتدار میں انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ان کا پی ٹی آئی کا مطالبہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ چاہتے ہیں صرف ان سے ڈیل کی جائے اور انہیں این آر او دیا جائے. یہ کام حکومت کا نہیں ہے, عدالتوں کا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال صاحب بھی بولے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ملکی ترقی کے سفر کو ایک بار پھر سبوتاج کرنا چاہتی ہے. رہائی کا واحد راستہ جو ہے وہ تو عدالتیں ہیں اور پاکستان کو کسی ایک شخص کی انا کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. علی امین گنڈاپور اپنے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے میں بری طرح ناکام ہے. راستوں کی بندش سے عوام کو پہنچنے والی تکالیف پر معذرت خواہ ہیں. انتشاری ٹولے کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ضروری اقدامات ناگزیر تھے, تو اس لیے ہم نے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اولین ترجیح کے طور پہ دیکھا ہے. بار بار احتجاج اور دھرنوں کی کال دینے والے گروہ کا ریکارڈ سب کے سامنے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کو وہ کیا جو ایک دہشت گرد تنظیم بھی نہیں کر سکتی. 9 مئی کے بعد اس گروہ سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اور بیرونی طاقتوں کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دینے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا بار بار احتجاج اور دھرنوں کی کال دینے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا, ان کے چہرے وہ پہچان چکے ہیں اور پی ٹی آئی دھرنوں کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے. عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے عزائم ناکام بنائیں گے اور ان کی پوری توجہ جو ہے یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. ان کے وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ کیسز میں التوا کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور اگر ٹرائل ہوا تو ان کو سزا ہو جائے گی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں دوست ممالک کو انہوں نے ناراض کیا. انہوں نے اپنے ہی نہیں ناراض کیے, دوست ممالک بھی ناراض کیے ہیں. پہلا حملہ انہوں نے پاک چین دوستی پہ کیا, سی پیک منصوبے پر الزامات لگائے. چینی حکومت ان سے بہت ناراض ہے.
दूसरा हमला उस वक्त किया जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी तो अमेरिका पर साजिश के इल्जामात लगाकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तीसरा हमला इन्होंने सऊदी अरब के हवाले से हालिया बुशरा बीबी के झूठे बयान पे किया और पाक सऊदी ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की। मुसद्दिक मलिक साहब भी आए, ये एक वजीर नहीं, तमाम वज़रा ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया है। उन्होंने कहा जी गंडापुर को अपने सूबे का ख्याल नहीं है, गले में पटा डालकर दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद पर हमला करने वाला वज़ीर आला पारा चनार भी नहीं गया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के एहतजाज की क़यादत बुशरा बीबी कर रही है। जो कहते थे नून में से शीन निकलेगी, वो सूरमा कहाँ बैठे हैं आज। मुसद्दिक मलिक साहब ने सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का शराजा बिखर चुका है। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तमाम लीडर कहाँ हैं? लाखों लोग कहाँ हैं? पंजाब में तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नजर ही नहीं आ रहा। ये है वो मौक़िफ़ जो हुकूमती वज़रा की तरफ से दिए गए। अब आते हैं ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सबब रास्ते बंद किए गए, अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आई। लेकिन इसमें एक शादी हुई एक जोड़े की, वो जोड़ा निकला और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये एहतजाज उसके लिए एक ऐसा मौका बन गया कि उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पे फिल्मा लिया है जो हो सकता है कि उनके आगे वाले लोग ना फिल्मा सकें। वो आगे बढ़े, तमाम रुकावटों को अबूर किया है, भरपूर फ़ायदा उठाया और कंटेनर्स के बीच में खड़े होकर फ़ोटो शूट करवाया उन्होंने। और यूं तासुर गया है कि जैसे पता नहीं इन्होंने किसी पोर्ट के ऊपर जाके वहाँ पे पूरा रेंट आउट करके वहाँ पे जाके शूट किया गया और बड़े पैमाने पे किया गया। वो सारी सहूलियात इन्हें वहाँ मिली। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और गिरफ्तारियों के पेश नज़र इंतज़ामिया ने I9 में वाक़े CIA बिल्डिंग को भी सब जेल करार दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने CIA बिल्डिंग को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 के सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। और इस्लामाबाद इंतजामिया की दरखास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर ने दी है और हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को इसी सब जेल में रखा जाएगा जो वहां से गिरफ्तार किए जाएंगे। आज के मौके के ऊपर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने जाके मुलाकात की। 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। उसमें इम्कानात थे कि शायद कॉल ऑफ कर लिया जाए और जो है मामलात सारे जो हैं वो ख़त्म कर लिए जाएं। हुकूमत ने कहा कि इस मौके के ऊपर आपका नहीं बनता, आपको नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर आए, उन्होंने कहा जी कॉल ऑफ कोई नहीं किया, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से आपको बाद में बताएंगे। वो जो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करके इनको कॉल ऑफ का पैगाम दे रही है कि कॉल ऑफ कर लें, अभी चले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है बेलारूस के सदर का दौरा है तो आप अभी चले जाएं। तो उन्होंने कहा जी कॉल ऑफ नहीं कर रहे। इसी मौके के ऊपर पंजाब जो है, पंजाब से क्या आवाज़ उठी है? पंजाब ने ये कहा है, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने, कि PTI के कारकुनों के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ है, जबकि 70 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा जी कांस्टेबल मुबशर ने कुछ देर पहले ही दम तोड़ा है, जबकि 5 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस एहलकारों को गर्दन और टांगों पर गोलियाँ मारी गई और गोलियाँ मारने वाले यूथ फोर्स के लोग हैं जिन्हें बाहर से लाया गया। और उन्होंने कहा कि सरों को टारगेट करना तालिबान का तरीक़ाकार है और हमारे बच्चे इतने संगदिल नहीं है कि पुलिस को मारें। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को भी बंदूक पकड़ा दी जाए तो देखती हूँ ये कैसे मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा जी इनका एजेंडा है रियासत गोली चलाए और इन्हें लाशें मिलें। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी दहशतगर्द हैं और बानी PTI के होते हुए तो मुल्क का भला नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है और फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा कि वो तो गायब है और बानी PTI के अहलिया हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद कहते हैं, खुलकर खेलें, हमें भी खेलने का मजा आएगा। रियासत को हर कीमत पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है और हम FIR काटते हैं, ये नारे लगाते हुए रिहा हो जाते हैं, हम क्या करें। यानी उन्होंने FIR काटने के ऊपर जो आने वाले दिनों के अंदर ज़मानतें होंगी उसके हवाले से अभी ये कह दिया कि हम FIR काट कर इनको अंदर करते हैं, पाबंद सलासिल करते हैं और ये फिर से रिहा हो जाते हैं। तो हम फिर क्या करें इस मौके के ऊपर। लेकिन ये इस मौके के ऊपर ये कहना कि आप करें सियासत मज़ा आएगा, ये सियासत वाला तो माहौल ही नहीं। पाकिस्तान का नुकसान होगा, वो हुकूमत या अपोजिशन मिलके अगर इस तरीके से कर लेंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो पाकिस्तान का नुकसान भी तो देखना है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, हम किस तरफ को गामजन है। ये इस वक्त तवज्जो दिलाओ मोमेंट है
दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, हुकूमत ने इकदाम क्या उठाया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ रावलपिंडी के थानों धमेयाल, टेक्सला, सादिकाबाद में मुकदमात दर्ज, सरगोदा, गुजरांवाला, कसूर, पत्तों की खारिया में भी नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कहा गया है कि रियासत के खिलाफ उकसाया गया है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसलिए इनके खिलाफ जो हैं ये मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। ये तो है पाकिस्तान का वो मंजरनामा जो सियासी है और इस वक्त का है, और हुकूमत की इंटेंशंस आपके सामने रखी हैं कि हुकूमत रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती और उनके बयानात ऐसे क्यों हैं। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के साथ पास होने वाला जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल जो है, जिसे नाम दिया गया था सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024, ये हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। आलमी इदारों का हुकूमत पे दबाव है और 30 रोज़ गुजरने के बावजूद भी सदर जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए और सदर साहब ने उस पर 8 एतराज़ात लगा दिए हुए। वो 8 एतराज़ात लगा के दस्तखत नहीं किए और अभी भी उनके पास मौजूद है। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है ये फड्डा बनाएगी आने वाले दिनों में हुकूमत के साथ। दूसरी तरफ कानूनी मंजरनामा जो है उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का आज इजलास था। जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, यानी ऐवान बाला के अपोजिशन लीडर और ऐवान ज़ेरीन के अपोजिशन लीडर, ये इजलास में शरीक ही नहीं हुए। इजलास में दोनों मेंबरान का तकरीबन 2 घंटे तक इंतजार किया गया और इंतजार के बाद जब दोनों मेंबरान के फ़ोन बंद हुए तो फिर 4 बजे इजलास शुरू कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी है। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर सियाल और मोहम्मद सलीम पे मुश्तमिल होगी। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम शामिल हैं। और आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में अक्सरियती राय से फैसला हुआ है और आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हक या मुखालिफत में वोट ही नहीं दिया। ये एक अहम मामला है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने इख्तलाफी राय दी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालिफत में वोट ही नहीं दिया। इजलास के 2 मेंबरान उमर अयूब और शिबली फराज शरीक नहीं हुए। तो ये वो मंजरनामा है कि जिस पे आने वाले दिनों में ये देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये कहते थे कि मुतनासिब नुमाइंदगी हमें नहीं दी गई और उस मुतनासिब नुमाइंदगी के ना होने पे हमें एतराज़ात हैं, अब इस आईनी बेंचेस के तश्कील के हवाले से उनकी क्या आरा होंगी और इस पे आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा। लेकिन हमें एक दुआ करनी है कि यहाँ पर जो मर्जी अपनी सियासत कर रहा, हमें रहना है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में। हमें नहीं पता कि कौन यहाँ से चला जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन जिसका इरादा यहीं पे है और उसकी नस्लों का भी यहीं पे रखने का इरादा है, वो ये देखे कि हम आज किसके साथ खड़े हैं, हमारे लिए सही समत कौन सी है। मैं कहूँ, हुकूमत कहे, ऑपोजिशन कहे, कोई भी आके आपको जो मर्जी बताता रहे, मौक़िफ़ आपके सामने। आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि मुल्क को बेहतर करने के लिए, मुल्क की समत को बेहतर करने के लिए बतौर पाकिस्तानी हमें किरदार क्या अदा करना है और हमें किस समत को जाना है कि जिससे मुस्तकबिल में ना तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हो, ना किसी की ज़ाती सियासत चमके, ना कोई एक गिरोह मजबूत हो तो कुली तौर पे ये मुल्क मजबूत हो, जिससे मईशत भी मजबूत होगी, कौम भी मजबूत होगी, हुकूमत भी मजबूत होगी, इदारे भी मजबूत होंगे। ये फैसला बतौर कौम इनफरादी तौर पे आपने करना है ताकि कुली हैसियत में हम बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।